नमस्कार दोस्तों, अभी हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय संविधान से। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत दिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बने। वे निम्न है, जैसे कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया एक पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। विशेषताएं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्बे थे। 3 अन्य न्यायाधीश में चैम्बर्स लिमिस्टर और हाइड थे। चैम्बर्स लिमिस्टर और हाइड थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इससे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। एक ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। 1784 ईस्वी का ब्रिटिश इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के द्वारा व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। 1813 ईस्वी से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी। पादरियों को आने की आज्ञा नहीं थी, किंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत शासन करना रह गया था। मात्र भारत का शासन करना रह गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। भारत में दास प्रथा की विधि विरुद्ध घोषित किया गया तथा 1843 ईस्वी के उन्मूलन कर दिया गया और 1800 अधिनियम को धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर अयोग्य ठहराए जाने का उपबंध किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के संपूर्ण पदों की प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान परिषद कहा जाता है। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया और भारत के मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य कंपनी के विधेयक निर्देशक मंडल द्वारा भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। भारत में संचालन के लिए ब्रिटिश मंडल के एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का अंतिम वाक्य है, चाहे वह नीति के गवर्नर में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कैनिंग द्वारा गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेशों की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब की विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई और भारतीय वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सतरिंदर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। 1873 ईस्वी का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाहीन उपाधि अधिनियम। 1876 इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6 सदस्य नियुक्त करते हुए लोक निर्माण विभाग में सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। 1892 ईस्वी को भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत। इसके द्वारा राजस्व और व्यय और बजट का बहस करने और कार्यकारिणी। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय और बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। 1909 में भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम माले में सुधार। इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी। इस प्रकार इस अधिनियम में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान करना और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषदों में नियुक्ति की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट और वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों के प्रस्ताव पेश करने, पूरा प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया।
1909 में लॉर्ड मार्ले 1909 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में एक भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक वियोगों में से कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू जेम्स कोड सुधार। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे। उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 144 थी। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिनमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने वाला अधिकार निचले सदन को बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित या अंतरित। आरक्षित विषय में कौन कौन से विषय थे मैं आपको बता रही हूँ। आरक्षित विषय में वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जनजातियां, छापखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि। हस्तांतरित विषय में शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्तता, शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान। और नोट में हम लिखेंगे आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैध शासन प्रणाली का 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। अतः 1926 ईस्वी में ली गई 1923-24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप में बनाए रखा। कुछ विषयों में संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने और उसकी पूर्व अनुमतियां आवश्यक थी। उसे भारतीय संविधान द्वारा पारित किया गया। विधेयक को वीटो करने का सम्राट द्वारा विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक के अनुदान को प्रमाणित कर दे, तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। वह आपात स्थिति या अध्यादेश बन सकता था जिसका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव था। मॉन्टेग्यू जेम्स कोड सुधार। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम या साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। अखिल भारतीय संघ या संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ ऑफ कमिश्नर के क्षेत्रों और 3 उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतों में संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र शासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। परिसंघ सूची के विषयों में परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की न्याय शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्यकाल एजेंसी और मुद्रा नौसेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। प्रांतीय सूची के विषय पे प्रांतीय विधानमंडलों की अनन्य अधिकारिता थी, यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानूनी बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ, प्रांतीय विधानसभा मंडल दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय थे दंड विधि और प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि। उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों को अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था। लेकिन वायसराय द्वारा आपात घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषयों में विधान बनाने की शक्ति थी। तो प्रांतीय विधानमंडलों के अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि और पर अभिभावी होती थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई थी। 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू एवं अम्बेडकर की उक्ति है। नेहरू जी ने बोला था कि गुलामी का अधिकार पत्र। 1935 अधिनियम के बारे में नेहरू और अम्बेडकर की उक्ति। नेहरू जी की उक्ति है, इसमें उन्होंने बोला गुलामी का अधिकार पत्र। और दूसरा नेहरू जी का उक्ति है, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। अम्बेडकर जी ने बोला है, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग का पुनः उत्पादित कर दिया गया है। संघीय न्यायालय की व्यवस्था पढ़ेंगे। संघीय न्यायालय की व्यवस्था इस अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। न्यायालय से संबंधित शक्ति प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त है। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास नहीं था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और शाख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को
जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण बंबई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। 1947 ईस्वी का भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत किया गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। 2 अधिराज्यों की स्थापना 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान को सौंपी जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता, तब तक उस समय 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। सिलहट जिले में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जन्म संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया गया। भारतीय सिलहट जिले नोट में पढ़ेंगे। सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जन्म संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी को किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य पर सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंटिक लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर थे। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत की। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 339 निश्चित की गई, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के आधार अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्होंने विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान और 15 अन्य दलों के और स्वतंत्र उम्मीदवारों को निर्वाचित हुए थे। 9 दिसंबर 1940 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग प्रारंभ कर दी। हैदराबाद एक ऐसी रियासत है जिसके प्रतिनिधि संविधान में सम्मिलित नहीं हुए थे। जिनके प्रतिनिधि संविधान में सम्मिलित नहीं हुए थे प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। 7-8 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम सिख एवं साधारण। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में उनके अध्यक्ष संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्षों को हम पढ़ेंगे। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियमित नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे थे संविधान सभा और उनकी समितियों के अध्यक्ष। अब हम पढ़ेंगे नोट में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अंतर्गत 5 उप समितियां थी। 5 उप समितियों में जैसे मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष देवी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच सी मुखर्जी, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति गोपीनाथ बारदोलोई, और छोड़े गए आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों में असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति ए बी ठक्कर। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति पाकिस्तान में शामिल होने के कारण इसे भारत की संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों में 296 सदस्यों का विभाजन साम्प्रदायिक आधार पर किया गया था। संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व। हिंदू 163 थे, पिछड़ी जातियां 6 थी, मुस्लिम 80 थे, सिख 4 थे, अनुसूचित जाति 31 थी, एंग्लो इंडियन 3 थे, भारतीय ईसाई 6 थे, पारसी 3 थे। संविधान सभा के प्रमुख 15 महिला सदस्यों के नाम। भारतीय संविधान में 15 महिला सदस्यों के नाम। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास की थी, एनी मास्करीनी प्रमाणकोरियम कोचीन यूनियन की थी, बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत मुस्लिम थी, दक्षिणी विलियायुधन मद्रास की थी, जी दुर्गा मद्रास की थी, हंसा मेहता बॉम्बे की थी, कमला चौधरी संयुक्त प्रांत सामान्य थी, और लीला रे पंजाब पश्चिम बंगाल की थी सामान्य थी, और मालती चौधरी उड़ीसा की ये भी सामान्य थी, और पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत की सामान्य, रेणुका रे पश्चिम बंगाल सामान्य, सरोजिनी नायडू बिहार सामान्य, राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रांत और बरार सामान्य, सुचेता कृपलानी संयुक्त प्रांत सामान्य, विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत। ये हमारी 15 संविधान सभा की महिला थी, सदस्यों की संख्या थी, महिला सदस्यों की संख्या थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य निर्वाचित हुए थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी सदस्य अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्षों बनाने का संकल्प संविधान सभा में 2 उपाध्यक्षों बनाने का संकल्प लिया गया था, जिसके तहत पहले उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी 25 जनवरी 1947 तथा दूसरे उपाध्यक्ष बी टी कृष्णाचारी 16 जुलाई 1947 को चुने गए थे। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा में संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की गई। इसमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति आदि थी। बी एन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 19 अगस्त 1947 को एक अल्प बी एन राव द्वारा
22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान सभा के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जिसमें से एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरे एन गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी और पांचवें थे सर सैयद मोहम्मद सादुल्लाह और 6 नंबर के थे 6 नंबर के थे एन माधवराव और 7 नंबर के थे डी.पी. खेतान। 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद टी.टी. खेतान को सदस्य बनाया गया था। संविधान सभा में अम्बेडकर की पहली बार निर्वाचन बंगाल तथा देश के बंटवारे के बाद निर्वाचन बॉम्बे में हुआ। इन्हें भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार और भारत का संविधान का जनक भी कहा जाता है। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने के लिए 6 माह से भी कम समय लिया था। इस दौरान उनकी कुल 141 बैठकें हुई थी। 3 जून 1947 को योजना के अनुसार 3 जून 1947 को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 335 स्थानों प्रांतों के प्रांतों के लिए 85 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम बैठक 2 सितंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 ईस्वी को की गई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, जान मथाई उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री, सी राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री, सी एच भाभा कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, आसफ अली रेलवे मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी, लियाकत अली खान वित्त मंत्री, आई चंडीगढ़ वाणिज्य मंत्री, अब्दुल नस्तर संचार मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि, बंगाल सीएसएफ चीफ और गजानतर अली खान स्वास्थ्य मंत्री थे। देश विभाजन के बाद संविधान का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 299 तथा देशी रियासतों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान के रूप में विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1947 को भारतीय संविधान की रिपोर्ट पेश की। भारतीय संविधान की रिपोर्ट पेश की थी। भारतीय संविधान की रिपोर्ट पेश की। भारतीय संविधान की रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में भारतीय संविधान भारतीय संविधान में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ तथा 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान द्वारा तैयार किए गए संविधान को पारित कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण राज्यों के मामले के मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, सी एच भाभा वाणिज्य मंत्री, रफी अहमद किदवाई संचार मंत्री, आर के मुरम शेट्टी वित्त मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, बी एन गाडगिल कारखाने एवं ऊर्जा मंत्री। ये हमारे इतने मंत्री थे स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में। भारत की रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग बनाया गया, जिसके सचिव बीपी मेनन थे। रियासती विभाग के अध्यक्ष बीपी मेनन थे। संविधान सभा निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस हुई थी। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये व्यय हुए थे। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, उसमें 22 भाषा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही परिवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 ईस्वी से 1951 ईस्वी में होते हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य इसमें मई 1949 ईस्वी में मंत्रिमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। इसने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय ध्वज को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। 26 जुलाई 1947 ईस्वी को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए प्रथम संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया। मूल अलंकरण का सौंदर्य और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिसमें नंदलाल बोस और विहार राम मनोहर सिन्हा थे। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिसमें नंदलाल बोस तथा विहार राम मनोहर सिन्हा थे। मूल संविधान में के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण बैन द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया। HVR को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका हम पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की उद्देशिका नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकलन में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया, उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया है। संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार की है। जैसे हम भारत के लोग, उद्देशिका हम स्टार्ट करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर
अपनी इस संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यह हमारी उद्देशिका है भारतीय संविधान की। आगे हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की मुख्य बातें हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान के आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उनका भाग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अर्थात स्रोत भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा भारत के लोग इस संविधान को अलंकृत अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्देश्य उद्घोष करते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया है। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना का अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते। बेरूवाड़ी यूनियन वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधि निर्वाचन में सहायता करती है। बेरूवाड़ी वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय की केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया है। इस प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया है। इस प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया है। संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिसमें मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की घोषणा इसमें समाजवादी पंचनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना एवं 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्दों फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान अपना अधिकार भारतीय जनता से ही प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संवैधानिक दस्तावेज है जिसमें भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत के राज्यों का संघ घोषित किया गया है। हम अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत 4 नंबर टॉपिक है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों से सहायता ली गई है, जैसे कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका का पढ़ेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग राष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण और अवधारणा आदि है। ब्रिटेन संस्थात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार, लेख, द्विसदनवाद एवं कानून के समक्ष समानता। आयरलैंड से लिया गया है जो नीति निर्देशक सिद्धांत। असम में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है जो संविधान में विदेशी स्रोत वो है। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र व राज्य के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। जर्मनी से आपात के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं और शिष्ट शक्तियां, केंद्र के पास राज्यपाल की नियुक्ति, विषय प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णय। दक्षिण अफ्रीका से संविधान की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में समान स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का आदर्श। भारतीय संविधान में अनेक विदेशी स्रोत है, लेकिन भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 अनुच्छेदों से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम में से शब्दांश ले लिए गए हैं और यह फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ लिया गया है। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे जो 1935 अधिनियम से ही या तो शब्दांश ले लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ लिया गया है। टॉपिक नंबर 5 है भारतीय संविधान की अनुसूची। अनुसूचियां हम पढ़ेंगे। प्रथम अनुसूचियों में प्रथम अनुसूची पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों, 28 राज्यों एवं संघ शासित 8 क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। संविधान के 69वें संविधान के द्वारा दिल्ली में संशोधन के द्वारा संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। द्वितीय अनुसूची में इसमें भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के भारतीय नेता महालिका परीक्षक को पद प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि का भी उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची इसमें विभिन्न पदाधिकारी, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय दी जाने वाली सभा का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। सातवीं अनुसूची इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। सातवें अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियां हैं: संसूची, राजसूची और समवर्ती सूची। संसूची, राजसूची और समवर्ती सूची। संसूची इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। संसूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं: देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, रेल, डाक तथा मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि हैं। राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जनता और स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, न्याय विभाग आदि होते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं।
परंतु कानून के विषय में समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान की लागू होने के समय समाप्ति सूची में 47 विषय थे। वर्तमान में 52 विषय हैं। समाप्ति सूची के कुछ प्रमुख विषय थे दीवानी और फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ और बना दिए 8वीं अनुसूची। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूल रूप से 8वीं अनुसूची 14 भाषाएं थी। 1970 ईस्वी में 21वां संशोधन में सिंधी, 1992 में 71वां संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 2003 15वां संशोधन में मैथिली, संथाली, लोहरी और बोडो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची संविधान अनुसूची संविधान संशोधन अधिनियम 1998 तक जोड़ी गई है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों के का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। नोट अब तक यह मान्यता दी गई है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अंगों को न्याय समीक्षा नहीं की जा सकती है। 11 जनवरी 2007 को संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह साबित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। 10वीं अनुसूची यह संविधान के 52वें संशोधन 1985 ईस्वी द्वारा किया जोड़ी गई है। इसमें दल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची अनुसूचित संविधान संविधान के 73वें संशोधन द्वारा 1983 ईस्वी में जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12 अनुसूचियां। 12वीं अनुसूची यह अनुसूची संविधान में 74वें संशोधन 74वें संशोधन संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जुड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। जिसमें से ये 18 विषय प्रदान किए गए हैं। हमने अभी पढ़ा है 12 अनुसूचियां। जो अनुसूचियां हैं वो 12 थी और 12 अनुसूचियां हमने अभी पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग। जो भाग है ये टोटल 22 हैं। 22 भाग संघ एवं भारतीय संविधान के भाग स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक है। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है। मूल कर्तव्य 51 का है। उसमें मूल कर्तव्य में 51 का में है। फिर संघ 52 से स्टार्ट है और 151 तक संघ है। और राज्य 152 से 237 तक है। पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य 238 निराशित कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है। और असंघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 तक। पंचायतें हैं 243 से 243 का से और तक। नगर पालिकाएं 243 से 243 या 6 तक। सहकारी समितियां 243 या से 2 या ना तक है। और अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 से 244 का तक। राज्य एवं राज्यों के बीच संबंध 245 से 263। वित्त संपत्ति संविधाएं और बात 264 से 300 का। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम 301 से 307। राज्य एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323। अधिकरण है 323 से 323 का। निर्वाचन है 324 से 329। कुछ वर्गों के संबंध में भी है उपबंध है 330 से 342। राजभाषा 343 से 351। आपात उपबंध 352 से 360। प्रतिक्रिया 361 से 367। संविधान संशोधन 368 में अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध 369 से 392। संक्षिप्त नाम प्रारंभिक हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395। ये हमारे भारतीय संविधान के भाग थे। 22 भाग हमने पढ़े हैं। अब अगला टॉपिक है 6 नंबर हम पढ़ेंगे, जिसमें देशी रियासतों का भारत में विलय। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। रियासती मंत्रालय बनाया गया। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, जम्मू कश्मीर जूनागढ़ हम स्टार्टिंग फिर से करते हैं। देशी रियासतों का भारत में विलय। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर की रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया था। देशी रियासतों को भारत संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वी.पी. मेनन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 7 नंबर टॉपिक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। हम संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे। 7 नंबर टॉपिक में भारत राज्यों का संघ है, जिसमें संप्राप्ति 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव के विलय के पश्चात राजधानी दमन है। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में भी निर्दिष्ट है और भारत संविधान भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्रों में सम्मिलित होंगे। अनुच्छेद 2 अनुच्छेद भारत के संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश और उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं और नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। 8 नंबर टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन पढ़ेंगे। राज्यों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी विधि जांच के लिए संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस राज्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितार मैया की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। नेहरू पटेल और सितार मैया जेबीपी समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी ने 14 श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 सितंबर 1992 को रामुलु की मृत्यु हो गई। रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए प्रदेश आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इनके अन्य सदस्य में हरिनाथ कंजूरू और सरदार एम पनिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1954 में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियों पांडिचेरी, चंद्रनगर और केरल को भारत में भारत को सौंप दिया गया। 18 मई 1954 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य का क्षेत्र का गठन किया गया। भारत सरकार ने 18 सितंबर 1991 को गोवा दमन एवं दीव की मुक्ति के लिए राज्यों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर संपूर्ण अधिकार कर लिया गया। इसमें 12वें संविधान संशोधन गोवा दमन एवं दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य 8 संघ के शासित प्रदेश हैं। इन्हें संविधान की प्रथम सूची में शामिल किया गया है। क्षेत्रीय परिषद भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। केंद्रीय मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्य उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्यों के संबंध को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्षेत्रीय परिषद को 1945 के पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। संविधान समिति निकाय, किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एवं दिल्ली। मध्य क्षेत्रीय परिषद उत्तर पश्चिम मध्य उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में
क्षेत्रीय परिषद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली, और मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर पश्चिमी मध्य प्रांत, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, क्षेत्रीय पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात और महाराष्ट्र, गोवा, राज्य दमन, दीव और दादरा वैली है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडिचेरी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसका गठन संसदीय पूर्वोत्तर अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद ने 1931 द्वारा किया गया। यह 8 अगस्त 1932 को अस्तित्व में आया। इसके सदस्यों में असम, पश्चिम मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम सम्मिलित हैं। दूसरा में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना और इस पार्टी के अतिरिक्त कार्यों सहित वही है जो क्षेत्रीय परिषदों के हैं। जैसे भारतीय गठित भारत में क्षेत्रीय परिषद है। इनमें क्षेत्रीय परिषद और मुख्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली में, मध्य क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद में है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता में है और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई में है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद चेन्नई में है। 9 नंबर पढ़ेंगे भारतीय नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारत में एक नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1932 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, जैसे कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति जन्म जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को उसके पश्चात भारत में हुआ हो तो भारत का नागरिक होगा। अपवाद राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे और वंश परंपरा का नागरिकता भी प्राप्त की जा सकती है। भारत के देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि उसका जन्म के समय उसके माता पिता से कोई भारत का नागरिक हो तो और भारतीय नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। देशीकरण द्वारा नागरिकता भारत सरकार के देशीकरण के प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और पंजीकरण द्वारा नागरिकता निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग होते हैं। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्राप्त देने की तिथि से 6 माह पूर्व भारत में रह रहे हों, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश के निवास कर रहे हों, वे इसलिए जो भारत से विवाह कर चुके हो जो इसमें विवाह करेंगे। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे और राष्ट्रमंडल देशों में के नागरिकों जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो आवेदन पत्र देकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और भूमि विस्तार द्वारा यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया गया उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को सदा भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाती है। और भारतीय नागरिकता संशोधन नियम 1946 अधिनियम के आधार पर भारतीय संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए हैं। भारत में जन्मे केवल व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक को जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते थे उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि 6 माह थी। देशीकरण और नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब संविधान जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष की नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर असम सहित तो भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। भारतीय नागरिकता का अंतिम कार्य हो सकता है नागरिकता का परित्याग करने से किसी व्यक्ति वाले देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर और सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वीकार कर विशेष अधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य के आदि नियोजन के संबंध में, राज्य में संपत्ति के अर्जन के संबंध में, राज्य में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में छात्रवृत्तियों तथा इसी प्रकार की सहायता से जो सरकार प्रदान करे। नंबर 10 मौलिक अधिकार। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हम पढ़ने जा रहे हैं। 3 नंबर टॉपिक है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक के संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का प्रतिनिधि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा फ्रांसीसी शब्द है। इसका प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 305 जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ये असीमित नहीं है लेकिन मान योग्य है। उन पर युक्तिबद्ध प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध का कारण उचित है या नहीं इसका निर्धारण करके मौलिक अधिकारों को सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के जा सकता है। फिर सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ये वकील लेकर जाए। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1937 द्वारा संपत्ति का अधिकार 1931 व 1951 का मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान की 12वीं अनुसूची में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। 1931 का राष्ट्रीय अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल में कांग्रेस ने घोषणा पत्र को मूल अधिकारों की मांग की है। मूल अधिकारों का रूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। मौलिक अधिकार है हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं जिसमें हम पढ़ेंगे। पहला है समता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 19 से 23 से 24 तक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 24 से 28 तक है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। समता का अधिकार, समता एवं समानता का अधिकार हम पढ़ेंगे। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 विधि की समक्ष क्षमता इसका अर्थ होता है राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर सभी एक समान कानून बनाएगा। सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान कानून लागू करेगा। ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15 नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। राज्य द्वारा धर्म, मूल वंश, लिंग व जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता है। राज्य के अधीन किसी भी पद का नियोजन की नियुक्ति से संबंधित विषयों के नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए धर्म अपराध घोषित किया गया। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। सेना व विधि संबंधी न्याय के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य के द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी भी अन्य देश के बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता है। भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री और सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते थे। अब नंबर 2 पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अब अनुच्छेद 19 संपत्ति का अधिकार 44 संविधान संशोधन 1928 के द्वारा हटा दिया गया है। अनुच्छेद की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 भी शांतिपूर्ण व बिना अधिकारों को एकत्रित होने की सभा करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 संघ बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 किसी भी कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन 1929 अनुच्छेद 19 ए में ही है और अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए 2 स्थिति के संबंध में संरक्षण इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी। अपराध के लिए समय को कानून समय अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले बाद में बनने वाले कानून के तहत। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21
अनुच्छेद 21 प्राणी एवं स्वतंत्रता का संरक्षण है। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित अधिकार अधिनियम 1910 को पारित कराया। अक्टूबर 2010 में हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है और राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि सारे अन्य पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। राष्ट्रीय हित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। अनुच्छेद 21 का राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु समेत बच्चों को ऐसे ढंग जैसे राज्य विधि और अवधारित करने निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। निवारक निरोध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 और 6 में तत्संबंधित प्रावधानों का उल्लेख निवारक निरोध के रूप में अंतर्गत किसी व्यक्ति के अपराध के लिए पूर्व गिरफ्तार किया जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं वरन अपराध के लिए रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक की अभिरक्षा निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो उसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन करना पड़ता है। इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरुद्ध करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उनसे पूर्ण करना आवश्यक नहीं है। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध आवेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियां निवारक निरोध अधिनियम 1950 भारत संसद ने 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था। इसे अप्रैल 1941 को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवनकाल बढ़ाया जाता रहा है। अंततः यह 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अंतरिम अधिनियम 1971 निशा 44वें संविधान संशोधन 1989 को प्रतिकूल था। इस कारण अप्रैल 1989 में यह समाप्त हो गया। विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974 में इसे तस्करों के लिए अनुबंध की अवधि वर्ष 30 से जुलाई 1944 को 31 धारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1984 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया। आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियों निरोधक कानून टाटा निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें यह सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 23 को इसे समाप्त कर दिया गया। 23 मई 1995 को समाप्त कर दिया गया। 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया। फोटो इसे 2001 है। इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। फोटो टाटा का ये रूप है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया था। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छापने वालों को दंडित करने का प्रावधान किया गया है। पुलिस तथ्य आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, किंतु उनके बिना आरोप के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती है। कोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद हो सकती है। फोटो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद कोटा हो गया। अधिनियम बनने के बाद कोटा हो गया और 21 सितंबर 2004 को इसका अध्यादेश द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसको 21 सितंबर 2004 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 30 मानव के दुर्व्यापार बाहर श्रम का प्रतिषेध। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को खरीद बिक्री बेकारी तथा इसकी प्रकार को हमने जबरदस्ती किया हुआ श्रम निश्चित ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 पालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने खानों अन्य किसी जोखिम भरे काम के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की ओर धर्म की आवाज रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना के विधि सम्मत संविधान संपत्ति के स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 किसी भी राज्य में किसी भी के व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बात नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म का धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या शोषण करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णता घोषित किसी भी संस्था में कोई धर्म शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने व किसी धर्म उपदेश को बात सुनने ये तो बातें नहीं कर सकते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। 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 ऐसे शिक्षा में विद्यार्थियों को किसी अनुष्ठान में भाग लेने के लिए धर्मोपदेश को बात सुनने के लिए बात नहीं कर सकते। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अल्पसंख्यकों के संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखता है। केवल भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश नहीं रोका जा सकता। वर्तमान में संविधान में मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन को अल्पसंख्यक वर्ग में दर्जा प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक समुदायों के विरोध के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अनुच्छेद 3 शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रसारण करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चुन सकता है तथा उसे अनुदान देने के लिए किसी भी तरह भेदभाव नहीं करेगी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय के आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समावेश रिटेनिंग निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण नंबर 2 परमादेश नंबर 3 प्रतिषेध नंबर 4 उत्प्रेषण और नंबर 5 अनधिकार अपेक्षा है। सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समावेश जांच निकालने की शक्ति प्रदान की गई। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध, नंबर 4 उत्प्रेषण, नंबर 5 अधिकार प्रेक्षा लेख। और बंदी प्रत्यक्षीकरण हम पढ़ेंगे फर्स्ट लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ अपने पास जिसका शाब्दिक अर्थ आपके पास शरीर है उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जा सकता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। उसके कारण न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और सुनिश्चित करने के अंदर उपस्थित करें जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारण पर विचार कर सके। परमादेश, इसका शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जा सकता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। प्रतिषेध इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना।
आरोप यह आ गया सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न 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 उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय और न्यायिक अधिकारियों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है। इस मामले में अन्य कार्रवाई न करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उत्प्रेषण इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। अधिकार प्रेक्षा जब कोई व्यक्ति अपैसे या पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकारी नहीं है तो उसे न्यायालय को अधिकार प्रेक्षा का आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस प्रकार अधिकार से कार्य कर रहा है और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। मौलिक अधिकारों में संशोधन गोलकनाथ पंजाब बनाम पंजाब राज्य 1967 के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में निर्धारित किया गया है कि संविधान के किसी भाग में संशोधन या किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसके अनुच्छेद 367 में मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के निर्णय में 1967 को निर्धारित किया गया था। मूल अधिकारों के संशोधन पर रोक लगा दी थी अर्थात संसद मूल अधिकारों के संशोधन नहीं कर सकती है। 24वें संविधान संशोधन 1913 और 367 के संशोधन किया गया है। निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 367 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यपाल के निर्णय में इस प्रकार संशोधन की विधि मान्यता प्रदान की गई है अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समय अनुच्छेद 367 में खंड 4 और 5 को जोड़े गए हैं। यह व्यवस्था की गई है कि इस प्रकार के संशोधन में किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। मिल्स बनाम पंजाब बनाम भारत राज्य 1980 के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि संविधान के आधार लक्ष्यों की रक्षा करने के लिए न्यायालय को या न्यायालय के आधार पर किए गए संशोधन को पुनर्लोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है। केवल नागरिकों को मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद मूल जाति लिंग के स्थान पर आधार पर प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के आधार पर अवसर की जनता है। विचारण निवास के बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षा संस्थानों की स्थापना का अधिकार है। नागरिकों के सब विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार को छोड़कर है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राणि स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में हिरासत और नजरबंदी का संरक्षण है। अनुच्छेद 23 बाल आश्रम और अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिबंध है। अनुच्छेद 25 धन की वृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थानों के संचालन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी धर्म को प्रसारित करने के लिए हेतु कर से छूट है। अनुच्छेद 28 कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता है। हमारे 10 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 11। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।